आ गया। चलो क्या लिखा हुआ है, किसके बीच में डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर। अब सब तो बात एक ही है ना। अरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर। बात तो बराबर है ना, बात बराबर नहीं है। चलो आओ, सबसे पहले सबको पता है, जल्दी जल्दी भी कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को क्या फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है? याद होगा, फिक्स्ड रेट परसेंटेज में भी हो सकता है और अमाउंट में भी हो सकता है, पढ़ाया हुआ तुम लोग को। लेकिन क्या इक्विटी शेयर होल्डर का कोई रेट वेट है क्या, कि प्रेफरेंस शेयर के बाद जितना बच गया अब उसका जो रेट बन जाए, उसका जो रेट बन जाए? तो इनका रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड करेगा कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, कब एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद। बहुत बार कंपनी ऐसी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता ही नहीं, तो डिविडेंड का रेट क्या होगा, 0%। अगला, क्या प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर्स होते हैं, क्या उनको हमेशा पहले मिल जाएगा डिविडेंड? टिक लगा रहे हो, की वर्ड्स को टिक लगाइए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा या आफ्टर? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलिए अगला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है अगर वाइंडिंग अप है तो क्या उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगा? बोलो। लेकिन वाइंडिंग अप में इक्विटी शेयर होल्डर का रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगा या आफ्टर होगा? कहां लिखा हुआ आफ्टर? मिल रहा ना? मेन पॉइंट को टिक लगा लो, एग्जाम में तुरंत रिवीजन कर लोगे। आगे बढ़ो। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर आपको याद होगा वो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। बोलने के लिए क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, याद है? क्यूमुलेटिव में अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया तो जोड़ जाड़ के मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर कभी भी आपका क्यूमुलेटिव नहीं होगा, हमेशा ही क्या रहेगा, नॉन क्यूमुलेटिव। इक्विटी शेयर में कहां ये सब होता है, क्योंकि उनका कोई फिक्स डिविडेंड होता ही नहीं, तो किस बात का होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होने के लिए चाहे तो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर तो कभी भी क्यूमुलेटिव होगा नहीं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर के बारे में और, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है? जनरली नहीं, ये रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ उनको अपने मुद्दे पे वोटिंग राइट मिलेगा, कंपनी के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दों पे उनको कोई वोटिंग राइट मिलेगा नहीं। पर इक्विटी शेयर होल्डर ऑल मैटर्स पे क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो ये मत बोल देना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में वोटिंग राइट ही नहीं होता, उनके अपने मुद्दे पे तो होता ही है, लेकिन सारे मुद्दों पे नहीं होता है। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का सारे ही मुद्दों पे क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन था जो मैंने बता दिया आपको। आगे चलें। चलिए एक चीज और है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। ये चलो हेडिंग बोलो। चलो अब सुनिए इधर से देखिए आप, जो मैं बता रहा हूं, एक वर्ड होता है शेयर सर्टिफिकेट, एक वर्ड होता है शेयर वारंट। देखो, शेयर वारंट जो है ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब शेयर वारंट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ होता नहीं है। ये बेयरर है। क्या है? बेयरर। बेयरर समझते हैं आप? जिनके हाथ में है वही होल्डर है, जिनके हाथ में है वही होल्डर है। तो आप शेयर वारंट के बगल में लिख दो बेयरर है। ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, जिसके हाथ में है वही ओनर है। क्लियर है जी? तो तुम्हें क्या लगता है दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है, शेयर सर्टिफिकेट ज्यादा अच्छा है या शेयर वारंट? शेयर सर्टिफिकेट ज्यादा है ना। शेयर वारंट तो तुमसे छीन लूंगा तो मैं बन जाऊंगा, जैसे शेयर वारंट लेके घूम रही, छीन लिया इससे, अब मेरे हाथ में तो मैं हीरो बन गया। ऐसे थोड़ी होना चाहिए यार, जिसने पैसा लगाया उसका होना चाहिए ना। अच्छा, कंपनी का कंट्रोल किस पर ज्यादा होगा, शेयर वारंट होल्डर पे ज्यादा होगा या शेयर सर्टिफिकेट होल्डर पे ज्यादा होगा? शेयर सर्टिफिकेट पे हमेशा नाम छपा होता है, तो उस आदमी का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे होता है। लेकिन शेयर वारंट में तो नाम ही नहीं छपा होता, तो कंपनी को खुद ही नहीं मालूम होता है कि मेरा शेयर वारंट होल्डर है कौन। समझ रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो देखिए, आइए, शेयर सर्टिफिकेट वाला हमेशा क्या होगा, रजिस्टर्ड मेंबर, क्योंकि उसका नाम कहां चढ़ा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में नाम छपा हुआ है। तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम छपा तो कंपनी ने उसका नाम कहां चढ़ा दिया, रजिस्टर ऑफ मेंबर पे, इसलिए वो मेंबर माना जाता है कंपनी का। क्या माना जाता है? मेंबर। मेंबर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे, ठीक है। पर शेयर वारंट होल्डर क्या कभी भी कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर माना जाएगा ना, बस वो शेयर वारंट होल्डर है। क्या है? शेयर वारंट होल्डर, मेंबर कभी नहीं बने, जो उसका नाम कभी आरओएम पे आता ही नहीं। आरओएम का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्लियर है जी? अगला, शेयर सर्टिफिकेट तो कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट भी और
पब्लिक भी, पर शेयर वारंट कौन कर सकता है? ओनली पब्लिक कंपनी। ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, नॉट एन, मतलब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक्चुअली नॉट अ चलता ना, कि अ होगा ना, तो एन हटा दो, ए, तो नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन शेयर वारंट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। आइए, शेयर सर्टिफिकेट का जो होल्डर है वो कंपनी का मेंबर है, और मेंबर के पास काफी राइट होते हैं। क्या वो कंपनी का वाइंडिंग अप भी करा सकता है, क्योंकि मालिक है कंपनी के? पर शेयर वारंट होल्डर कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? शेयर वारंट होल्डर ऐसा कुछ नहीं करता। तो डिविडेंड की बारी आती है, आइए डिविडेंड लीजिए और निकलिए, है ना। बाकी आपका कोई भी राइट एज सच नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस था जो मैंने बता दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। देखिए तो आगे क्या लिखा हुआ रहा, आप ऐसे एक लाइन खींच दो, तो 2 लाइन खींच दो, तो मोटा मोटा आप समझिए हो क्या रहा है। अब ध्यान से सुनना, वर्ड क्या है देखो तो, सबसे इशू,